पिछले लेक्चर में हमने देखा था बच्चों, क्या कल के लेक्चर में हमने देखा था वाक्य के भेद, बराबर है, वाक्य के भेद और काल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बोर्ड के पेपर में आने वाला जो विषय है व्याकरण का कारक। क्या, कौन सा विषय आज हम देखेंगे? कारक। अब कारक क्या होता है या कारक को कैसे पहचाना जाता है, यह आपको बोर्ड के पेपर में ग्रामर के प्रश्न में पूछा जाता है कि कारक क्या है और उसको कैसे पहचाना जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कारक क्या होता है? कारक का मतलब होता है वो वाक्य के अंदर का वो सुंदर सा विभक्ति जिसको पहचान कर हम पता कर लेते हैं कि कारक कौन सा है। कारक के 8 प्रकार हमें पढ़ने। कितने प्रकार पढ़ने? 8 प्रकार। कितने? तो सबसे पहले तो हमें वो कारक समझना बहुत, कि कारक का मतलब क्या होता है और कारक से क्या होता है, कारक से होता क्या है, यह हमें कब समझ में आएगा? जब हम उसके परिभाषा को अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कारक होता क्या है और कारक को पहचानना कैसे है। क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न आता है कि कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए, बराबर है। तो कारक के कितने भेद है बच्चा? 8 है। कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। तो वो 8 प्रकार हमें करने हैं। तो 8 प्रकार करने के लिए हमें पहले कारक का पता होना बहुत जरूरी है कि कारक होता क्या है। तो यहां पर देखिए, आपके पैनल पर, आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ कारक। कारक को अंग्रेजी में कहते हैं केस। क्या? देखिएगा, हम आज केस पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं। उसकी परिभाषा देखिए क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के, क्या? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा मतलब नाम, सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाला वो शब्द। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ, किसी सेंटेंस का संज्ञा, नाम का और सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध पता चलता है, संबंध सूचित होता है, पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर के किसी दूसरे शब्द के साथ जब संबंध पता चलता है तो वो होता है कारक। क्या होता है? कारक आपको थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के, याद आ रहा है? ये आपको चार्ट याद आ रहा है? ये अगर चार्ट आपको याद है तो समझ लीजिए कि आपके कारक का अभ्यास हो गया है। बस उदाहरण आपको पता होना चाहिए तो आप आराम से उसे कर सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या अब आपके बोर्ड पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक प्रश्न पूछा गया है, दिखाई दे रहा है आपको, लड़का छत जमीन गिर पड़ा। क्या हुआ? लड़का छत जमीन गिर पड़ा। समझ में आ रहा है? कुछ वाक्य समझ में आ रहा है? छत गिरा, जमीन गिरी, लड़का गिरा, लड़के पर छत गिरा, छत पर लड़का गिरा, कि दोनों जमीन पर गिरे, कि जमीन दोनों पर गिरी? कुछ समझ में? क्योंकि इसके अंदर विभक्ति, इसके अंदर कारक नहीं है, इसलिए वाक्य क्या है? लड़का छत जमीन गिर पड़ा। कुछ समझ में? तो ये वाक्य के अंदर कारक नहीं है, इसीलिए हमें मीनिंग समझ में, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। उपर्युक्त वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? अतः निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अब दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं। लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा। लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा। कहां गिर पड़ा? क्या इसके अंदर लगाए गए हैं कारक? से पर। क्या लगाया है? लगाया गया है कि नहीं? से पर लगाया गया है, से भी लगाया हुआ है और पर भी। ये 2 कारक लगाने की वजह से हमें मीनिंग पता, अर्थ पता चल रहा है कि कोई लड़का है जो छत पर से जमीन पर गिर गया है, गिर पड़ा। देखिएगा, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से परिपूर्ण है। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य क्या है? परिपूर्ण है, अर्थात स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि लड़का छत जमीन गिर पड़ा, इन शब्दों को जोड़ने के लिए क्या लगा है? से और पर। इसे कहते हैं विभक्ति। इन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। क्या? विभक्ति। से पर क्या है? विभक्ति से जोड़ा गया, विभक्ति चिन्हों से जोड़ा गया। इसीलिए हमें यह सेंटेंस अब अच्छे से समझ में, क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्या डाल दिया गया है बेटा? विभक्ति चिन्ह। क्या? से और पर। तब हमें अर्थ समझ में आ रहा है, बराबर है कि नहीं?
आगे देखिएगा, अब हमको कारक के कितने प्रकार पढ़ने बेटा? 8 प्रकार। कितने प्रकार पढ़ने? 8 प्रकार। अब 8 प्रकार में क्या पढ़ना है हम लोगों को? आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने पैनल पर आपको दिखाई दे रहा है, कारक के 8 भेद। कितने भेद? 8 भेद। 8 भेद में आपको पहला पढ़ना है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक पढ़ना है आपको। कौन सा? उसके बाद आपका पढ़ना है कर्म कारक। क्या? उसके बाद पढ़ना है कर्ण कारक। कौन सा? उसके बाद पढ़ना है संप्रदान कारक। क्या? उसके बाद पढ़ना आपादान कारक। क्या? और उसके बाद पढ़ना है संबंध कारक। क्या? और उसके बाद है आखिरी 8वां अधिकरण कारक। क्या? ऐसे आपको कारक के 8 प्रकार पढ़ने हैं। और संबोधन कारक कौन सा? ऐसे 8 प्रकार आपको पढ़ने। कितने पढ़ने? 8। आखिरी है आपका संबोधन कारक। कौन सा कारक? ऐसे आपको कारक के 8 प्रकार पहचानने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं और पेपर में उसके उत्तर आपको अच्छे से लिखने हैं। और बहुत आसान है पहचानना। अगर आप ध्यान देंगे, जो बातें मैं बता रहा हूं उस पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको कारक अच्छी तरह पता चल जाएगा। देखते हैं हम आगे, देखेंगे हम आगे। हमारे सामने दिया गया है क्या? आगे हमें कुछ दिए गए हैं शब्द, तो हमें पता चलेगा कि उस शब्दों को हमें कैसे और करना है और किस तरह से आगे उस शब्दों को पता करना है, हम देखेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, पैनल पे आपको दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे अब हमारा पहला जो आ गया है कर्ता कारक। क्या आया है? दिखाई दे रहा है कर्ता कारक? दिखाई दे रहा है आपको? कर्ता कारक दिखाई दे रहा है? जूम करने पे फट रहा है ना बेटा। दिखाई दे रहा है? देखिए कर्ता कारक क्या दिया गया है? कर्ता कारक कौन सा? जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या? नॉमिनेटिव केस। क्या? अब नॉमिनेटिव केस को पहचानना है। या कर्ता कारक, कर्ता का मतलब होता है जो कोई कार्य कर रहा, कार्य करने वाला। कौन? अभी देखिएगा, आपको इसकी परिभाषा भी दी गई है। संज्ञा या सर्वनाम के, क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला, काम करने कर्ता, उसको क्या बोलते हैं हम? का बोध होता है, पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कि काम करने वाले का हमें पता चल रहा है सेंटेंस पढ़कर, वाक्य पढ़कर, तो उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। देखिए उदाहरण यहां पर दिया गया आपको। क्या दिया है? दिव्या ने किताब मांगी। क्या मतलब? दिव्या कौन है? कर्ता है। उसने क्या किया है? किताब। कर्ता कौन है यहां पर? दिव्या। और जब कर्ता कारक आपको पहचानना है तो समझ लो कि नाम के बाद अगर ने आया है, क्या? नाम के बाद अगर ने आया है, क्या इधर दिया है? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा कौन है? दिव्या संज्ञा है ना, नाम है ना किसी का, और उसके बाद क्या आ गया है? ने। देखो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिस रूप से क्रिया करने वाला, जिस नाम या संज्ञा या सर्वनाम से जिस क्रिया का पता चलता है, क्रिया करने वाले का कर्ता का बोध होता है कि वो क्रिया कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। देखो दिया गया है, अब ऊपर का दिया, उपर्युक्त वाक्य में दिव्या कौन? संज्ञा करता है। कौन है वो? क्योंकि दिव्या किसी का नाम है। संज्ञा करता है। ने कार्य किया। क्या? ने कार्य किया। इससे संज्ञा के साथ ने प्रत्यय जुड़ा है। संज्ञा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ने। क्या जुड़ा हुआ है? ने प्रत्यय जुड़ा है। अतः दिव्या ने कर्ता कारक है। क्या है वो? कर्ता कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? इसको पहचानने का चिन्ह क्या है? इसका कारक का चिन्ह है ने। क्या? और ने कभी सर्वनाम के बाद आता है तो कभी संज्ञा के बाद आता है। संज्ञा और सर्वनाम के बाद अगर ने आया हुआ है तो कौन सा कारक होगा बेटा? कर्ता कारक। क्या होगा? यहां पर दिव्या ने
किताब मांगी। क्या मांगी? मतलब कर्ता ने क्रिया की है। पता चल रहा है ना? समझ गए? देखिएगा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से नाम या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला, काम करने वाला कर्ता का बोध होता है, उसे हम कर्ता कारक। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे देखिएगा, ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद हम देखेंगे आगे का सेकंड नंबर, क्या, जिसको हम कहते हैं क्या? कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। अंग्रेजी में क्या? एक एक्यूसेटिव केस। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कर्ता तो काम कर रहा है, लेकिन जो वो काम कर रहा है उसका पता चलता है। देखिए दिया गया है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर, जिस वस्तु या, मेरे द्वारा जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर उसका असर हो रहा है, दिया है कि नहीं? जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल हो, मेरे द्वारा जो काम मैं कर रहा हूं उस पर जो असर हो रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस पर उसका कुछ असर हो रहा है, फल पड़ रहा है। फल मतलब परिणाम, रिजल्ट। मैं कुछ कर रहा हूं तो उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? देखिए, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। देखिए उदाहरण दिया गया है आपको, मास्टर जी ने, यहां पर ने भी आ गया है बेटा, आया है ना? लेकिन यहां पर हमको ने नहीं बताना है, यहां पर हमको अंडरलाइन क्या? पाठ को पढ़ाया। मास्टर जी ने पाठ को पढ़ाया। कर्ता द्वारा कर्म हुआ है कि नहीं? कर्ता द्वारा क्या हुआ है? और परिणाम भी हुआ है, पढ़ाने का काम हुआ है कि नहीं? कर्ता द्वारा क्या हुआ है? यहां पर कर्म हुआ है ना, पाठ पढ़ाया गया है ना। मास्टर जी द्वारा क्या किया गया है? पाठ पढ़ाया गया है। देखिए दिया गया है कि नहीं? जिस वस्तु या व्यक्ति पर, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल हो, इस कर्ता ने पाठ पढ़ाया है, तो इसका परिणाम लोगों को मिल रहा है ना। पाठ पढ़ाने से क्या हो रहा है? लोगों को उसकी जानकारी हो रही है ना। कर्ता ने कुछ कार्य किया, उसका परिणाम किस पे हुआ? क्रिया पे हुआ ना, हुआ कि नहीं? तो यहां पर, और आपको पेपर में भी अंडरलाइन किया होगा, रेखांकित किया होगा, और वही आपको भेद बताना होगा। यहां पर देखो, मास्टर जी ने पाठ को पढ़ाया, मतलब कर्म का क्या है? को। कर्म का विभक्ति क्या है? को। देखिए दिया गया उपर्युक्त वाक्य में पाठ को कर्म कारक है। पाठ को क्या है? क्योंकि को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? को। क्रिया के व्यापार का फल भी इसी पर पड़ा है। क्रिया जो हुई है उसका फल भी किस पे पड़ा हुआ है? पाठ पर पड़ा है ना। कर्ता द्वारा कर्म किया गया है कि नहीं? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस कारक का चिन्ह है को। इस कारक का चिन्ह क्या है? को। मतलब क्या है यहां पर? कर्म का परिणाम क्या है? को। कर्ता ने कर्म को। कर्ता का क्या है? ने। कर्म का को। क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है? जिस भी वस्तु पर, व्यक्ति पर क्रिया का फल होता है, रिजल्ट पर आता है, कुछ करने के बाद कुछ फल मिलता है, वो होता है क्या? समझ में आया? क्या बोलते हैं उसे? कर्म कारक। समझा? इसके बाद आगे देखिएगा, अगला आपका क्या है? अगला है आपका कर्ण कारक। क्या? जब कर्ता किसी साधन द्वारा, सर पेन से बोर्ड पर लिख रहे हैं, सर पेन से, मतलब मेरे लिखने के लिए मैं किस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं? किसी तो साधन का उपयोग कर रहा हूं ना। इस कोई तो भी चीज अपने पास है, किसी साधन से मैं कोई काम कर रहा हूं। देखिए दिया गया है कि कर्ण कारक, कर्ता जिस साधन के द्वारा, कर्ता जिस साधन के द्वारा, कोई ना कोई साधन, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कर्ण कारक। कर्ता क्या करता है? किसी साधन का इस्तेमाल करता है। अभी उदाहरण में देखिए, नरेश डंडे से सांप को मारता है। सांप को मारने के लिए कौन सा साधन है? डंडे से। डंडे का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमको किससे पता चल रहा है? से। अगर मैं ऐसा पढ़ूं, नरेश डंडे सांप को मारता है, पता चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा पढ़ रहा हूं, नरेश डंडे से सांप को मारता है, मतलब पता चल रहा है कि नरेश डंडा साधन इस्तेमाल करके सांप को। तो कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या है बेटा? से। क्या है? कर्ण का विभक्ति क्या है? से। क्या है? से। देखिएगा, उपर्युक्त वाक्य में कर्ता डंडा इस साधन द्वारा क्रिया करता है, इस से, इसमें चिन्ह है, इसमें से क्या है?
इस कारक का पहचानने का चिन्ह है से। कौन सा? समझ में आया? क्योंकि काम करने वाला कर्ता जो है अपना काम करने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल, तो कर्ण, कारण, इसी कारण वो कुछ कर रहा है। समझ में आया? पक्का? कोई दुविधा? आगे चलते हैं हम। अगला आपका क्या दिया गया है? अगला है संप्रदान। क्या? संप्रदान का मतलब होता है दान देना, कुछ देना। क्या करना? संप्रदान दिमाग में आते ही याद रखिए, कुछ देना, दान। क्या? संप्रदान। क्या? संप्रपित करना, देना। देखिए दिया गया है संप्रदान, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? क्या? डेटिव केस। क्या? देखिएगा परिभाषा, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा। जिसके लिए मैं कुछ कर रहा, उसका पता मुझे चल रहा है कि सामने वाले के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कहते हैं। उस व्यक्ति का नाम, उस सर्वनाम का नाम मुझे पता चलता है तो वो होता है संप्रदान। क्या? जयेश के लिए फल लाओ। किसके लिए फल लाओ? नाम पता चल रहा है ना, संज्ञा का नाम पता चल रहा है ना। किसके लिए फल लाओ? जयेश के लिए। यहां का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है? संप्रदान का विभक्ति क्या है? के लिए। देखो दिया गया है जयेश के लिए फल लाओ। आगे देखिएगा, उपर्युक्त वाक्य में के लिए क्या? संप्रदान कारक है, क्योंकि रेखांकित शब्द उस व्यक्ति का बोध करा रहा है। रेखांकित शब्द जो है वो इस व्यक्ति का क्या करा रहा है? संज्ञा सर्वनाम का बोध करा रहा है ना, संज्ञा का बोध करा रहा है ना। वो क्या है? बोध कराता है जिसके लिए क्रिया की है। जयेश के लिए क्रिया की है ना, क्या लाने की क्रिया की है? फल लाने की क्रिया की है। देखो क्रिया की हुई है, इस कारक का चिन्ह है के लिए। क्या है? क्या है? समझ में आया? संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। क्या समझ में आ रहा है? आगे चलें। अगला हमारा पांचवा प्रकार क्या है बेटा? पांचवा प्रकार हम देखेंगे आगे, आपादान कारक। क्या? आपादान याद आते ही याद रखने का, किसी चीज का किसी चीज से अलग होना, दूर होना, अलगाव। हमें पता चलता है कि कोई चीज किसी जगह से या कहीं से अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग हो रही है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहा जाता है इसे अंग्रेजी में? एब्लेटिव। क्या? बराबर है। एब्लेटिव केस का मतलब होता है परिभाषा के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का अलग होना। क्या होना? कोई क्रिया क्या हो रही है? अलग हो रही है, का बोध होता है, पता चलता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपादान कारक। अलग होना पता चलता है कि क्रिया क्या हो रही है? अलग हो रही है। देखो पंकज कमरे से बाहर निकला, किससे? यहां पर से पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? से। किससे? से पता चल रहा है कि पंकज और कमरा क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? पंकज कमरे से अलग। किससे पता चल रहा है? अगर मैं ऐसे पढ़ूं, पंकज कमरे बाहर निकला, पता चलेगा। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूं, पंकज कमरे से बाहर निकला, किससे? तो हमें पता चल रहा है कि कमरे से पंकज जो है अलग हुआ। क्या हुआ? मतलब यहां पर यह पता चलता है कि कोई क्रिया संज्ञा और सर्वनाम से अलग होती है, क्योंकि पंकज क्या संज्ञा है ना। संज्ञा क्या हो रही है? क्रिया से अलग हो रही है। अलगाव होना मतलब कि क्या? कौन सा? आपादान कारक। क्या? देखो उपर्युक्त वाक्य में कमरे से इन शब्दों से अलग होना प्रकट हो रहा है। प्रकट हो रहा है ना। कमरे से कौन अलग हो रहा है? पंकज। अतः इस आपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कारक का चिन्ह है से। पहले वाले में भी से आया था, याद आ रहा है? इसमें हाँ, लेकिन उसमें क्या था? साधन। साधन था ना उसमें। किसी साधन से वो क्या कर रहा था? क्रिया कर रहा था। यहां पर क्या हो रहा है?
अलग हो रहा है, कंफ्यूज होना नहीं है। वो जो कर्ण कारक है उसमें किसी साधन से क्रिया की, यहां पर क्रिया क्या हो रही है, समझ गए? तो ये नहीं सर, कर्ण कारक में भी से है, आपादान में भी। आपादान का मतलब रहता है क्रिया का, और कर्ण का मतलब होता है, समझ में आया, साधन से क्रिया करना। समझ में आया? ये याद रखना है, ये याद रख लिया, ध्यान दिया, तो आपको आठों के आठों कारक अच्छे से लिखने आएंगे, है कि नहीं? लेकिन उसके लिए आपका ध्यान होना बहुत, ध्यान दीजिए। आगे बच्चे, आगे क्या दिया गया? आगे दिया है आपका संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी और शब्दों से दिखाई देता है। देखिए दिया हुआ है, क्या है? इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या? जेनिटिव। क्या इसका अर्थ आपको मालूम है? जेनिटिव मतलब किसी से किसी का रिश्ता, नाता, जुड़ाव, है कि नहीं? तो यहां पर दिया है संबंध कारक। क्या परिभाषा क्या दी गई है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, एक वस्तु का एक व्यक्ति का दूसरे संबंध का बोध हो, क्या हो, संबंध का पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि देखो, यह यश की पुस्तक है। क्या है? पुस्तक का और यश का संबंध है, और उसको दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? का की के, रा री रे, ना नी ने। संबंध में कौन कौन सा आता है? का की के, रा री रे, ना नी ने। आता है कि नहीं? वाक्य पढ़कर पता चल रहा है ना? अगर मैं ऐसे पढ़ूं, यह यश पुस्तक है, पता चल रहा है क्या? यह यश पुस्तक है, पता चल रहा है। लेकिन जब ये बोल रहा हूं मैं, यह यश की पुस्तक है, तो पुस्तक का और यश का रिश्ता, संबंध पता चल रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखिए, उपर्युक्त वाक्य में यश की संबंध कारक है। यश की क्या है? क्योंकि की द्वारा एक वस्तु शब्द का दूसरी वस्तु शब्द के साथ संबंध जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? रिश्ता जोड़ा। इसका कारक का चिन्ह है का की के, रा री रे, ना नी ने। क्या क्या है? का की के, रा री रे, ना नी ने। अगर ये आया है तो आप क्या लिखोगे? समझ में आया? कोई आपत्ति है? आगे चले। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे बहुत सुंदर तरीके से बताने की कोशिश की है। अगला है आपका 7 नंबर, अधिकरण कारक। क्या क्या दिया है? लोकेटिव, लोकेशन पता चलना। क्या पता चलना? कि हम कहां हैं। मैं छत पर बैठा हूं। कहां? मैं कमरे के अंदर हूं या कमरे में हूं। किसमें हूं? समझ में आया? देखिए दिया गया यहां पर क्या है। यहां पर देखिए परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के क्रिया के आधार या स्थान का, आधार या स्थान का, जगह का, प्लेस का, लोकेशन का पता चलता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक। इसको पढ़ते ही हमें पता चलता है किसी जगह का, स्थान का, आधार का पता चलता है कि संज्ञा के आधार का, संज्ञा के साथ जो क्रिया हुई है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के, संज्ञा के जिस रूप से कौन सी क्रिया हुई है, किस जगह हुई है, वो पता चलता है। देखिएगा, मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक है। कहां? जगह पता चल रही है ना? मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक है। मुंबई में क्या है? सभ्य नागरिक। अगर मैं इसे कट करके बोलूं, मुंबई बहुत सभ्य नागरिक है, पता चल रहा है मुंबई नागरिक है। मुंबई क्या है? एक शहर है, जगह है ना, लेकिन उसमें हमको पता चला मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक है। देखो दिया है ना, इससे हमें क्या पता चलता है? आधार और
क्या पता चलता है हमें बच्चा यहां पर? आधार, या आधार मतलब प्लेस, स्थान मतलब वो जगह, कौन सी जगह है। जैसे मैं छत के ऊपर हूं, छत पर हूं, है कि नहीं? देखो दिया गया उपर्युक्त वाक्य में मुंबई में ये शब्द रूप क्रिया का स्थान सूचित कर रहा है। ये शब्द किसका क्या सूचित कर रहा है? स्थान सूचित कर रहा है। अतः यह अधिकरण कारक है। क्या है? क्या है ये? इस कारक के चिन्ह है में पर। क्या? अधिकरण में दो आते हैं, कौन कौन से? में और पर। समझ गए? पक्का? कोई समस्या नहीं ना? अब हम आखिरी वाला देखेंगे, कौन सा? संबोधन। क्या? कौन सा? संबोधन। क्या? संबोधन का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, आवाज देना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वोकेटिव। वॉक मतलब हमारी आवाज करते ना, हम किसी चीज को आवाज देते हैं कि नहीं, बुलाते हैं कि नहीं? अहो, अजी, अरे बोलते ना, हे बोलते कि नहीं? देखिए यहां पर क्या दिया गया है? संज्ञा के जिस रूप से, नाम के जिस रूप से किसी को पुकारना, क्या करना? किसी को बुलाना, किसी को आवाज देना है, पुकारने का बोध हो, पता चले, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा कारक कहते हैं? संबोधन कारक। उदाहरण देखिए, हे भगवान, और संबोधन कारक को पहचानना है तो वाक्य के अंदर क्या होता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या होता है? हमारे शरीर का जो हम दुख, दर्द, हर्ष, आनंद से किसी को बुलाते हैं, क्या करते हैं? अब यहां पर हे भगवान बोला है ना, भगवान दया से बोला है ना, भगवान से किसी चीज का क्या किया? प्रार्थना की है कि नहीं? हे भगवान, पता नहीं आतंकवाद का सिलसिला कब खत्म होगा। बराबर है? प्रश्न है ये, लेकिन यहां पर कुछ विस्मय भी पैदा किया गया और भगवान को पुकारा गया है कि हे भगवान, पता नहीं आतंकवाद का सिलसिला कब खत्म होगा। तो समझ लीजिए, जब सेंटेंस के अंदर हे, अरे, अहो आया है तो वो कौन सा होगा कारक? संबोधन कारक। क्या? कौन सा कारक? ध्यान दीजिए, देखिएगा, उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में से किसी को पुकारने का भाव प्रकट हो रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है, ऐसा पता चल रहा है, अतः यह संबोधन कारक है। क्या है? इस कारक के चिन्ह है हे, अरे, अहो, अजी। समझ में आया? इसका चिन्ह क्या क्या है? हे, अरे, अहो, अजी। अगर सेंटेंस के अंदर आया है तो आप क्या लिखोगे? संबोधन कारक। क्या? इस प्रकार आपके कारक और कारक के विभक्ति चिन्ह जो है वो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। आपके बुक में, आपके नोट्स में आपको उसका चार्ट दिया हुआ है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का की के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, आओ। समझ गए? ये अगर आप लोगों ने याद कर लिया है, ये चार्ट अगर आपको याद है, तो आपको कारक में किसी भी तरह की कोई आपत्ति, कोई समस्या, आप आराम से आपके बोर्ड के पेपर में कारक पहचान कर उसके अंदर का भेद लिख सकते हैं। समझ गए? कोई समस्या है? नहीं है ना? आगे देखिएगा, आगे इसके ऊपर कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं। ये उदाहरण हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे हम कि जो उदाहरण है वो किस विषय पर पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं और हमें क्या करना है। ठीक है? देखिए, यहां पर आपके उदाहरण दिए गए हैं, स्वाध्याय के लिए कारक पूछे गए हैं आपके। हम देखते हैं, कोशिश करेंगे। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? सेंटेंस दिख रहे हैं? देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक लिखिए। क्या लिखना है?
ऐसे ही आपको पूछा जाएगा बोर्ड में, पहचानिए और उसका भेद लिखिए, उसका भेद बताइए, वो पूछा जाएगा कि नहीं। अब यहां पर कुछ आपको 25 से 50 दिए गए हैं, आप बताएंगे तो आपका सारा जो प्रॉब्लम है या जो आपकी दिक्कत है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए यहां पर दिया गया है, अब दिया गया है भक्त जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली। भक्त जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली। क्या आया हुआ है यहां पर, क्या आया हुआ है, की आया है, क्या आया है, की आया है, क्या आया है, की, क्या की आया हुआ है यहां पर, दिखाई दे रहा है, यहां पर की आया है, क्या आया है, भक्तों की, तो क्या हो गया, संबंध पता चल रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा, समझ में आया, क्योंकि संबंध में क्या आता है, काकी के नानी ने रारी रे, इसलिए ये क्या है, समझ में आया। आगे देखिएगा, सरस्वती ने जगन के पांव छुए, क्या आया हुआ है, संज्ञा के तुरंत बाद क्या है, तो यहां पर क्या होगा, पहला वाला कर्ता कारक, समझ में आया, पक्का। आगे देखिएगा, दिया गया है हम अपने घर में रहते हैं, जगह का पता चल रहा है ना, कहां, घर में, तो क्या होगा, बराबर, बराबर क्या। उसके बाद आपका चौथा है रामलाल की कोई बेटी नहीं थी, रामलाल की और बेटी का क्या है, कोई बेटी नहीं थी, तो क्या होगा, संबंध, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, उसके बाद दिया गया है बम के धमाके से, बम के धमाके से दीपक बुझ गया, बम के धमाके से दीपक बुझ गया, क्या, वेरी गुड, करण कारक, क्या, क्योंकि क्या है, बम ये साधन है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, दीपक बुझ गया, बम के फूटने से दीपक बुझ गया, बम बुझ नहीं गया, बम फट गया, इसीलिए दीपक, समझ में आया, पक्का। आगे देखिएगा, आगे दिया है अरे सीता मैं तुम्हें कब से खोज रही हूं, किसके नीचे अंडरलाइन है, किसी को क्या किया गया है, पुकारा गया है, तो यहां पे क्या होगा, समझ में आया, पक्का। उसके बाद आगे दिया है गीता कुर्सी पर बैठी है, पर क्या होगा, समझ में आया, पक्का, क्योंकि यहां पर क्या है, पर है, जगह का पता चल रहा है, कहां बैठी है वो। आगे देखिएगा, नदी का तट सुहावना था, काकी के रारी रे नानी, यहां पर नदी का और तट का क्या है, क्या लगा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, मां भोला के लिए खिलौने लाई, भोला के लिए, दान बोला था ना, संप्रदान में क्या है, और अपादान में, संप्रदान में, अपादान में, देखिए यहां पर क्या है, मां ने किसके लिए खिलौना लाया है, भोला के लिए, किसके लिए, तो ये क्या होगा, बराबर। आगे चले, आगे दिया है मुसीबत में लोग भगवान को याद करते हैं, मुसीबत में लोग भगवान को याद करते हैं, कर्म कारक है ना, भगवान को याद, समझ में आया, मास्टर जी ने
पाठ को, तो यहां पर भी क्या है, मुसीबत में लोग। समझ में आया क्या होगा ये, समझे पक्का, क्योंकि यहां पे क्या है, समझे पक्का। आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया है। हाँ, कल परीक्षा का शुल्क भरना है, कल परीक्षा का, दोनों का संबंध पता चल रहा है कि नहीं। तो क्या होगा बेटा, ये समझ में आया। उसके बाद देखिए, मैना अब शहर का बाजार देखने के लिए पहुंची, क्या, कौन सा क्या आएगा, हाँ संप्रदान कारक, क्योंकि यहां पे क्या है, के लिए। उसके बाद है, अम्मा ने लच्छू को, ये नहीं यहां, लच्छू को चाय बनाने भेज दिया। अम्मा ने लच्छू को चाय बनाने भेज दिया। क्या है ये, कर्म, क्या समझ में आया। आगे देखिएगा, ऊंची आवाजों ने उसे परेशान कर दिया। ऊंची आवाजों ने, ऊंची आवाजों ने क्रिया, क्या आएगा ये, आवाज का और परेशान का क्या है, हाँ ध्यान दीजिए ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस पर नाराज हो रही हो, अधिकरण, जगह का पता चल रहा है ना, समझ में आया। उसके बाद दिया है, हे भगो मानव, हे पानी का सदुपयोग करो, हे मानव। क्या किया गया यहां पर, पुकारा गया है ना, तो क्या होगा ये, समझ में आया। इसके बाद दिया गया है, विद्यालय से मैं घर आया। विद्यालय से मैं घर, क्या, अलग होने का पता चल रहा है ना। उसके बाद देखिए, बैलगाड़ी में बैठकर हम माहुली चले, बैलगाड़ी में, अधिकरण, क्या, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे है, कृष्णा के तट पर महाराष्ट्र का राज वैभव देखा। कृष्णा का और तट का क्या है, महाराष्ट्र का क्या संबंध पता चल रहा है ना, तो क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अरे यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला है, कौन सा, अरे किसी को तो भी क्या किया गया है, तो क्या होगा ये, समझ में आया। इस तरह आपके 20 उदाहरण, कारक के 8 कारक के 20 उदाहरण आपके सामने, आपके इस छोटे से पैनल पर हमने देखे, जिससे आपके कारक की समस्या का समाधान, बोलते ना, समाधानित हो जाओगे आप, बरोबर है। ये सब समझ में आया, 8 प्रकार समझ में आए। इसके लिए आपको आपके बुक में दिया हुआ चार्ट या आपके पास बनाया होगा, उस चार्ट को आपको अच्छे से याद करना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान, अपदान, काके की रारेरी पर संबोधन, हाँ अरे अजी अहो, समझ गए। ये आपको आपके दिमाग में रखना है। आप आराम से क्या कर सकते हैं, कारक के भेद लिख सकते हैं, आपके मार्क कहीं भी कट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको पक्का, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई आपत्ति। आगे चले, आगे और हम देखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। आज हमें वो पूरी की पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। कारक आपको समझ चुका है, बरोबर, इसकी कोई आपत्ति है आपके सामने,
नहीं है। इसके बाद हम जो आगे देखने वाले हैं वो है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। क्या? उपसर्ग ढूंढकर लिखिए, आता है क्या? निम्नलिखित परिच्छंद में से या निम्नलिखित कविता में से उपसर्ग शब्द ढूंढकर लिखिए, प्रत्यय ढूंढकर लिखिए, या प्रत्यय लगाकर शब्द तैयार, उपसर्ग लगाकर शब्द तैयार। आता है ना? याद आ रहा है? कुछ आ रहा है याद? लिखा रहता है निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय लगाइए। क्या? या पैसेज में से, परिच्छंद में से प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो हमको पता होना बहुत जरूरी है कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय मतलब क्या होता है और उपसर्ग मतलब क्या होता है। जैसे आपको एक शब्द दिया है दर्द। क्या? अगर हम दर्द के पीछे नाक क्या लगा दे तो क्या हो गया? तो ये नाक क्या है? और अगर मैं यहां लगा दूं तो ये क्या हो गया? समझ में आया? जो मूल शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग, और जो मूल शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय। समझ गए? दर्द के पीछे लगा इसलिए दर्दनाक। क्या? नाक ये क्या है? समझ में आया? और दर्द के आगे सिर लगा दिया मैंने। क्या? तो वो क्या हो गया? सिर दर्द, सर दर्द हम बोलते हैं ना, तो ये हो गया उपसर्ग। समझ में आया? उपसर्ग और प्रत्यय समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? पक्का? कोई आपत्ति है? तो हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग और प्रत्यय। क्या? जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंड। कौन कौन से? ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए। उपसर्ग देख रहे हैं हम, परिभाषा देखेंगे आप। शब्द के पूर्व आरंभ में, पहले शब्द के पूर्व आरंभ में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? देखिएगा, रामू अनपढ़ और देहाती था। क्या? रामू अनपढ़ और, अब देखिए उपर्युक्त वाक्य में अनपढ़, पढ़ के आगे क्या लगा दिया है? अन उपसर्ग लगाया है, इसलिए इसका वाक्य क्या बना? अनपढ़। क्या बना? ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त वाक्य में अनपढ़ शब्द आया है। क्या आया है? इस शब्द के आरंभ में अन आया है। क्या आया है? शब्दांश जुड़ा है। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इसका स्वतंत्र मतलब अर्थ, अन का कुछ अर्थ है, मतलब उपसर्ग का कोई अर्थ जब वो मूल शब्द के साथ जुड़ता है, आगे आ जाता है, तब उसका कोई अर्थ होता है। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखिएगा, यहां पर आपको कुछ दिए गए हैं, वो आपको देखने हैं, यही आते हैं पेपर में। देखिएगा, जब उपसर्ग अप लगता है, क्या लगता है? अप। क्या लगता है? अप लगता है। क्या लगता है? अप। क्या लगता है? अप। तो क्या होता है? यश के आगे क्या लगा? तो क्या हुआ? अपयश। मान के आगे अप लगा, राध के आगे अप लगा। अभी देखेंगे, अभी क्या? नेता के आगे अभी लगा, प्रेत के आगे अभी लगा, प्यास के आगे अभी लगा, अधि। क्या? कार के आगे, तो क्या हुआ? तार के आगे अधि, अधिवार। राज के आगे अधि। अब अति देखेंगे, क्या? क्रम के आगे, रंजित के आगे, रिक्त के आगे, अतिरिक्त हुआ ना। यहां पर ध्यान दीजिए, आप उप। क्या? सर्ग के आगे उप लग गया तो उपसर्ग, वन के आगे उप लगा तो, स्थिति के आगे उप लगा तो, देश के आगे उप लगा तो उपदेश, योग के आगे उप लगा तो उप। समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे प्रति। क्या? प्रति में क्या है? दिन के आगे प्रति लगा, प्रतिदिन। क्षण के आगे प्रति लगा, प्रतिशत। कार के आगे प्रति लगा, प्रतिकार।
ता के आगे प्रति लगा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, क्या? अब सह, क्या? योग के आगे सह लग गया, पाठी के आगे सह लग गया, सहपाठी, वास के आगे सह लग गया। अब हम देखेंगे क्या? न्याय के आगे आ लगा, अन्याय, धर्म के आगे आ लगा, अधर्म, दृश्य के आगे आ लगा, अदृश्य। अब ला, क्या? अगर परवाह के आगे ला लगा, लापरवाह, जवाब के आगे ला लगा, चार के आगे ला लगा, ना का उपयोग किसका? नालायक के आगे, लायक के आगे ना लगा, काम के आगे ना लगा, खुशी के आगे ना लगा, ना खुश। समझ में आया? ये है क्या? उपसर्ग। ये सभी क्या किए जाते हैं? शब्द के आगे लगाए। आगे देखिएगा, अन वाला, क्या? मोल के आगे अन लगा, अनमोल। जान के आगे अन लगा, पढ़ के आगे अन लगा, जय के आगे लगा पर, क्या? भी हम पर वाला देखेंगे, क्या? परा, क्या? सॉरी, परा, क्या? जय के आगे परा लग गया, दीन के आगे परा लगा, कर्म के आगे लगा, तब कर्म के आगे बद, क्या? बद लगेगा, क्या? नाम के आगे बद, बदनाम। भू के आगे बदबू, आगे तमीज के आगे बदतमीज। स्वर, क्या? देश के आगे स्व लगा, राज्य के आगे स्व लगा, तंत्र के आगे लगा स्वतंत्र, क्या? हम, क्या? अभी सफर के आगे हम, राज के आगे हम, शकल के आगे हम। समझ में आया? इसके बाद दिया है कु, क्या? संग के आगे लग गया तो कु, कर्म के आगे लग गया तो, मार्ग के आगे लग गया तो कुमार्ग। समझ में आया? उसके बाद आता है भर, क्या? कर के आगे, कस के आगे लगा तो, पेट के आगे लगा तो भर पेट, पूर के आगे लगा तो। उसके बाद आता है उत, क्या? क्या? उत, क्या लगता है? ती के आगे लगा तो उन्नत, कर्ष के आगे लगा तो, पादन के आगे लगा तो आओ, क्या? नीति के आगे लगा, गुण के आगे लगा, तार के आगे लगा। इस प्रकार आपके यही उपसर्ग जो है वो आते हैं, आपको ढूंढ के लिखने होते हैं या बताने होते या बनाने, या आपको 1 या 2 मार्क का प्रश्न आता है। पैसेज में से भी आ सकता है ढूंढ के लिखने के लिए, या फिर कविता में से भी आ सकता है, या खुद बनाने के लिए भी कहा तो कर लोगे पक्का। पैसेज ध्यान से पढ़ना है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अब हम प्रत्यय भी देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? प्रत्यय। देखिए इसके आगे दिया हुआ है प्रत्यय। क्या दिया है? क्या दिया हुआ है? प्रत्यय, जिसे हम कहते हैं सफिक्स। क्या? देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के मतलब पश्चात, बाद में, यानी पश्चात जो शब्द लगाया जाता है, बाद में जो शब्द लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए अभी यहां पर लगा है, शान के पीछे, सुंदर के पीछे, गुण के पीछे, यह शब्द इस प्रकार बनते हैं। कैसे बनते हैं ये शब्द? शान प्लस शानदार, सुंदर प्लस ता, गुण प्लस वा, गुण प्लस वान। आगे देखिए उपर्युक्त शब्द के अंत में, उपर्युक्त शब्द के अंत में दार, ता, वान प्रत्यय लगाए गए। कौन कौन से प्रत्यय लगाए गए हैं? तार, ता, वान। क्या क्या लगाए गए? तार, ता, वान। तो ये प्रत्यय है। क्या है? अब प्रत्यय में कितने प्रकार है बेटा? 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। वो कौन से 2 प्रकार है? वो आपके सामने दिए गए हैं। देखते हैं हम वो 2 प्रकार कौन से हैं। देखिए यहां पर दिए गए हैं प्रत्यय के 2 प्रकार। कौन से प्रकार? प्रत्यय के पहला क्या है? कृत प्रत्यय। क्या?
कृत प्रत्यय क्या, और दूसरा है तदित का तदित क्या प्रत्यय। अब क्या होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है और तदित क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं आगे क्या है, कैसे प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए यहां पर दिया गया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां से दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम जूम करने के बाद तो दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है क्या? बस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, कृत्य प्रत्यय क्या, जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, क्रिया के अंत में, क्रिया बहुत सारी होती है ना, उसके अंत में जो जोड़े जाते हैं उसे वे कृति प्रत्यय कहलाते हैं। कृति प्रत्यय जोड़ने से बने हुए शब्द हम आगे देखेंगे, उन शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत और त्रिदंत। क्या देखिए दिया गया, कृदंत के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद है। कृदंत के भी कितने भेद है? ये पहला वाला वर्तमान कालीन। कौन सा? वर्तमान कालीन। कौन सा? अब वर्तमान कालीन में क्या होता है, वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसे हम लगाते हैं। देखिए इसमें लगता क्या है, मान और ता। क्या लगता है? वर्तमान कालीन कृदंत में धातु के अंत में मान अथवा ता प्रत्यय जोड़ा जाता है। देखो, अप, गति, ता, मार, क्या क्या लगा, मान, मान, ता, इधर अपमान, गतिमान, दाता, मारता। यह है वर्तमान कालीन कृदंत। क्या? कौन सा? कालीन कृदंत। दूसरा है भूतकालीन। क्या? भूतकालीन में क्या लगता है? ई। क्या लगता है? ई लगता है। क्या लगता है? ई। भूतकालीन कृदंत में क्रिया के अंत में बड़ी ई प्रत्यय लगता है। उदाहरण, गिरी। क्या? गिरी। आई, बिगड़ी। क्या लगा सब जगह? बड़ी लगी कि नहीं? आगे देखिएगा, भविष्यकालीन कृदंत। क्या? कौन सा कृदंत? भविष्यकालीन कृदंत में क्रिया के अंत में वाला क्या क्या लगता है? देखिएगा दिया गया है, गाने वाला, फूल, आने, दूध। समझ में आया? क्या लगता है ये भविष्य में? वाला। क्या? आगे देखिएगा, पूर्वकालीन कृदंत। क्या? पूर्वकालीन कृदंत, उसमें कर लगता है। क्या लगता है? देखिए पूर्वकालीन कृदंत में मुख्य क्रिया के अंत में कर जोड़ा जाता है। उदाहरण, चल कर, ले कर, गा कर, बोल कर, देख कर। समझ में आया? हाँ समझ में आया है कि नहीं? आगे देखिएगा, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर आपको बताया जा रहा है। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर देखिए यहां पे दिया गया आपका तिदिंत प्रत्यय। क्या? तदित। क्या? तदित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तदित प्रत्यय। धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय? तदित प्रत्यय। देखिए यहां पर दिया गया है, पहला है तदित प्रत्यय के 8 प्रकार है। कितने? 8 प्रकार है। देखिए पा जब लगाया जाता है, क्या? पा। क्या? शब्द के पीछे पा। क्या? तो बूढ़ा दिया है। क्या? बूढ़ा पा, बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटा। समझ में आया? उसके बाद दिया है पन। क्या? ये भाववाचक है। क्या है? भाव है ना ये। बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटा, मोटापा। अभी पन। क्या? लड़क, लड़कपन, बचपन, अपनापन, अपना, अब आया आई। क्या?
आई क्या? पीला, पिलाई क्या? चतुराई क्या? बुराई क्या? गहराई क्या? शब्द के अंत में आई लगता है। क्या लगता है? यहां पर ध्यान दीजिए, इसे हमने कहा भाववाचक, तो दूसरा है उनवाचक। क्या? उनवाचक। क्या? उनवाचक में क्या होता है? ई, बड़ी ई लगती है। क्या? रस्सी, टोकरी, छोकरी। आगे आता है हमारा ईया। क्या? क्या आता है? ईया में लगता है खटिया, डिबिया। अब हमारा आता है उनमें आ। क्या? भूखा, प्यासा, प्यारा, है कि नहीं? क्या लगा? आ। क्या लगा? आगे देखिएगा, कृतवाचक। क्या? कृत, कौन सा? कृतवाचक में क्या होता है? आर लगता है। क्या? सोनार, लोहार, सुतार। अब लगता है घर। क्या? क्या लगता है? घर, कारीगर, बाजी, है कि नहीं? ये है कृतवाचक। क्या? ये सब कृत करते हैं ना। लोहा, सोनार सोना बनाता है, लोहार लोहे का काम करता है, कारीगर कारीगरी करता है, बाजीगर बाजीगिरी करता है, इसीलिए इसका नाम है कृत्यवाचक। क्या? कृत्यवाचक। क्या? कृत्यवाचक। आगे है संबंधवाचक। क्या? संबंध पता चलता है। क्या लगता है यहां पर? जा। क्या? भतीजा, है ना? भतीजा। ठी, अंगूठी, अंगूठी। आल, ननी, ननी, है कि नहीं? संबंध है, इसीलिए कौन सा प्रत्यय है? समझ में आया? आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है और सुंदर, बहुत अच्छा। आगे दिया है आपका गणवाचक। क्या? देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। इसमें आपको दिया है गण का मतलब होता है गिनती, गण गिनती है। देखिए, ला पहला, रा दूसरा, तीसरा, था चौथा, वा पांचवा, सातवां, छठा, होता है ना, आठवां, नौवां आता है ना। उसके बाद आता है आपका अगला सदृश्यवाचक। सदृश्यवाचक जिसकी हम क्या करते हैं? दृश्य की कल्पना करते हैं। देखिएगा, सा लगता है। क्या लगता है? काला, पीला, नीला, समझ में आया? उसके पतला, मोटा, हरा। क्या लगता है? सुना, समझ में आया? आगे देखिए, उसके बाद अगला आपका आता है गुणवाचक। क्या? इससे हमें गुणों का पता क्या चलता है? गुणों का पता। देखिएगा, लू, कृपा, दया, लू, वन, रूप, दया, ई। क्या? क्या लगता है? ई। देखिए क्या दिया गया? ई। देखिए, ई में क्या आता है? क्रोधी, अपराधी, लोभी। अब लगता है ल। क्या? इल। क्या? ज, पंकिल, स्वप। अब लगता है इन। क्या? शौकीन, ग्रामीण, कुली, कुलीन, कुलीन। क्या? समझ में आया? इसको बोलते हैं गुणवाचक। क्या बोलते हैं? इसके बाद आता है हमारा, आगे दिया गया है ये जो है, क्या है ये? स्थानवाचक। स्थानवाचक होता है ना, दूध लेने जाते हो तो कौन होता है वो? दूध वाला। मिठाई लेने जाते हो, समझ में आया? उसके बाद आता है ई। क्या? पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, बंगाली, है कि नहीं? भोजपुरी, है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? ये है कौन सा? स्थानवाचक। कौन सा? समझ में आया? और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, देखिएगा, अन्य त्रिदंत शब्द, निम्नलिखित त्रिदंत शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और पेपर में पूछा भी जाता है। देखिएगा, शाली, वैभव, शक्ति, इक। क्या? ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक,
राजनैतिक, एक आ रहा है, आ रहा है क्या? एक आ रहा है ना? ये है आपके क्या क्या है ये? प्रत्यय। क्या समझ में आया? पक्का? कोई दुविधा, कोई आपत्ति, कोई समस्या? तो हम यहां पर कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर दिया गया, वह मन मारकर, क्या मारकर, क्या लगा है? डबली, डबली बाबू रिक्शे में बैठ। समझ में आया? उसके बाद दिया सतीश के चेहरे मुस्कुराहट, आहट लगा है ना, आहट। आगे देखिएगा, गरजने वाला बादल बरसता, क्या वाला भी आया है? क्या समझ में आया? पक्का? कोई आपत्ति? आगे देखिएगा, गतिमान, संसार में आगे बढ़ते रहिए, मान। समझ में आया? आगे देखिए, मुझे रूह कांपना देने वाला अनुभव हुआ, वाला। और नहीं बेटा, अनु के पीछे भाव, बरोबर? क्या बरोबर बेटा, कलाकार है तू। आगे देखिएगा क्या दिया गया यहां पर। आगे, मैंने दर तक पढ़ाई की, मैंने देर तक पढ़ाई की। क्या है यहां पर? ये ना, मैं अपनी मूर्खता पर पछताई, तार ताई, बराबर है। उसके बाद है, गोपी सरकारी लिबास कोट पहनता है, क्या सरकारी लंबा कोट पहनता, कारी और पहनता ता है ना। आगे देखिए, आगे दिया है, खान आंगन में आकर रुक गया, कर, क्या बराबर। उसके बाद आगे दिया गया आपको, और यहां पर पहचाना है। अब निम्नलिखित शब्दों के तिदंती रूप बनाइए। दिया है ना। अब क्या होगा? भारत का भारतीय, क्या होगा? भारतीय, क्या यह लगेगा ना, तो क्या होगा? भारत का भारतीय। परिचय, परिचित, क्या समय, क्या होगा? समय का समयानुसार। लड़का, लड़कपन। शिक्षा, शिक्षित और शिक्षक, क्या संस्कृत। आजाद, राष्ट्र। पराया, जरूरत, जरूरतमंद। आगे देखिएगा, बच्चा, बचपन। धोखा, धोखेबाज। बेईमान, बेईमानी। कुर्बान, कुर्बानी। मानव, मानवता। इंसान, शानदार। समझ में आ? ये ऐसे आपके क्या है बेटा? प्रत्यय है। क्या है ये आपको पेपर में, पैसेज में से या कविता में से ढूंढ कर लिखने होते हैं। उपसर्ग लगाए जाते हैं आगे और प्रत्यय लगाए जाते हैं पीछे, और उस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर, चुन कर, ढूंढ कर, लिख कर नंबर को अपने अकाउंट में भर सकते हैं। मतलब आपके रिजल्ट के अकाउंट में आपके नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। हिंदी में आप अपने मार्क बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? पक्का? कोई आपत्ति है? नहीं है। इसी के साथ हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे का आपका जो है टॉपिक वो है संधि। क्या सबसे पसंदीदा, सबसे चहीता, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर हिंदी का जो विभाग है वो है संधि। क्या जिसे आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं लेकिन आपकी समझ में जल्दी नहीं आता। लेकिन यहां पर मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बनाकर दिया था चार्ट, बराबर है। उसी चार्ट को आज हम यहां पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी संधि भी जो है वो क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। संधि क्या? संधि का मतलब होता है मेल। क्या मेल का मतलब होता है जब दो स्वर एक दूसरे के नजदीक आते हैं। क्या होते हैं? जब दो स्वर एक दूसरे के नजदीक
और एक नया स्वर, एक नई ध्वनि तैयार इसे कहते हैं संधि। क्या क्या कहते हैं? संधि। क्या? देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि संधि किसे कहा जाता है। देखिए देखते हैं हम सर जी। हाँ देखिए यहां पे दिया गया है ना, हाँ दिया है, दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा हम पढ़ने वाले हैं क्या? संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। क्या? संधि को क्या कहते हैं? ज्वाइंटिंग। क्या दिया है? ऑफ लेटर। ज्वाइंटिंग का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे के करीब, शब्दों का करीब। देखिए यहां पर दिया गया है क्या? छात्र प्लस आलय, छात्र प्लस आलय छात्रालय, हिम प्लस आलय, छात्र प्लस आलय छात्रालय, हिम प्लस आलय हिमालय। यहां का त्र और यहां का आ दोनों मिलकर क्या बन गए? त्रा, आ बन गए। यहां का म और यहां का आ क्या बन गए? मा। समझ में आया? अब देखिए यहां पर इसकी परिभाषा, उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में, उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में वर्ण के मेल से, किसके मेल से? वर्ण है ना ये लोग, ये वर्ण मिले ना, वर्ण के मेल से कुछ परिवर्तन आया है। क्या आया है? अतः इसे संधि कहते हैं। अतः इसे संधि का अर्थ होता है मेल। क्या? मिलना। क्या? समझ में आया? अब देखिएगा आगे दी गया है, इसकी परिभाषा दी गई है बेटा, बड़े सुंदर और सरल शब्दों में दी है। पहली परिभाषा एकदम अच्छी और प्यारी सी परिभाषा देखिए, जब दो वर्ण पास पास आने के कारण, जब दो वर्ण पास पास, क्या? जब दो वर्ण पास पास आने के कारण मिल जाते हैं तब उनके मिलन से जो विकार परिवर्तन होता है, उनके मिलन से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्द जब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, दो शब्द एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? समीप आ जाते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दिया ना, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? मां बन गया ना, यहां पर बना है कि नहीं? देखो अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए अभी दिखाई देगा। यहां पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया है यहां पर आपको, अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ। छोटा छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा। समझ में आया? यह है इसका क्या समझने का तरीका। यह है स्वर संधि है। क्या ये? कौन सी संधि? स्वर संधि। पर आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब दो, देखो यहां पे समझने के लिए दिया गया आपको, जैसे राम प्लस अवतार, राम प्लस इसका क्या हुआ? रामा अवतार। क्या हुआ? यहां का म और यहां का अ, इसलिए क्या हुआ? आ, इसीलिए क्या बन गया ये? आ, मां। बना कि नहीं? देखो दिया ना, राम प्लस अवतार, रामा अवतार, मां प्लस अ बराबर आ, तो यहां पर हो गया ना रामा अवतार। समझ में आया? संधि का सूत्र, संधि की परिभाषा समझ में आई? आगे हम देखेंगे क्या बेटा? आगे देखिए, आगे दिया है संधि के तीन भेद, संधि के तीन प्रकार। कौन से प्रकार? तीन प्रकार। पहला वाला क्या है बेटा? पहला वाला है स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग, है कि नहीं? अब स्वर संधि में क्या आता है? अ, आ, ई आता है, इसमें स्वर आते हैं। क्या आते हैं? व्यंजन में क्या आता है बेटा? क,
क ग घ च छ ज झ आते हैं कि नहीं। और इसमें विसर्ग में क्या आता है बेटा, आहा, कम कहा, चम चाहा, तम कहा, है कि नहीं। ताराखड़ी के एंड में जो आते हैं ना विसर्ग युक्त शब्द वर्ण, वो होते हैं विसर्ग संधि। क्या समझ में आया। इसके 3। अब हम इसमें देखेंगे स्वर संधि। क्या देखेंगे, स्वर संधि में आपको कितने प्रकार पढ़ने हैं, 5। स्वर संधि में 5 पढ़ने, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम 5 पढ़े, इसीलिए मैं आपको जो पिछले टाइम मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिया था उसके आधार पर हम पढ़ने की कोशिश, समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको संधि के अंदर की जो खासियत है वो पता चल जाएगी। ठीक है, चलेगा। देखिए यहां पर दिया गया है कौन सा, स्वर। अब संधि की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, किसकी परिभाषा, स्वर संधि की। किसकी, स्वर से स्वर के मेल को, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, कविच्छा। क्या, कवि प्लस, यहां पर देखो, यहां पर भी कौन सी मात्रा लगी है और यहां पर भी क्या है, दोनों मिलकर क्या बन गई, मैंने बताया ना, यहां पर अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी। बताया कि नहीं, छोटा प्लस बड़ा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा प्लस बड़ा, छोटा प्लस बड़ा, ऐसे होता है यहां पर। समझ में आया, समझ रहा है कि नहीं। ये भी एक तरह का क्या है, गणित ही है। जैसे हम गणित में करते हैं 1 + 1 बराबर 2, बढ़ गई ना यहाँ पे संख्या, वैसे यहां पर भी क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या समझ में आया, पक्का। आगे देखें, आगे देखिएगा। अब हमारे सामने जो है वो सुंदर सा बनाया गया है, यहां पर ध्यान दीजिए। शब्द, संधि विच्छेद, संधि दिया है। ऐसे ही आपको आपके पेपर में भी दिया जाता है, पूछा जाता है कि नहीं, संधि विच्छेद करो। क्या करो, संधि। हाँ, नाम पूछेंगे ना तो यहाँ पे नाम दिया है ना, ये शब्द हो गया, ये संधि विच्छेद हो गया, ये संधि का नाम है। संधि का नाम हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। ये सब किसके उदाहरण है, स्वर संधि के। किसके उदाहरण है ये सब के सब स्वर संधि के उदाहरण है। कौन से संधि के, आपको पढ़ने कितने हैं, क्या ये कौन से उदाहरण है, सब स्वर संधि के। किसके, स्वर संधि के। व्यंजन के हम पढ़ेंगे तब, और विसर्ग के हम पढ़ेंगे आगे तब। देखिएगा, अब स्वर संधि के सारे उदाहरण आपके सामने दिए। देखिए कैसे दिए, शब्द दिया होता है आपका विद्यार्थी। क्या, तो यहां पर हमने संधि क्या की है, विद्या प्लस, तो यहां पर आया हुआ है। क्या, यहां पर भी अ है, आ प्लस आ बराबर आ, इसीलिए यहां क्या हो गया, या। तो ये क्या हो गई, कौन सी संधि हो गई, स्वर हुई ना, क्योंकि यहां पर दोनों क्या आए हैं, क्या आए हैं, अ किस में आते हैं, स्वर में आते हैं ना, तो इसलिए क्या हुआ, ये स्वर संधि। क्या हुई, उसके बाद आता है देवालय। क्या, देव प्लस आलय। क्या, यहां पर भी क्या है, छोटा अ बड़ा आ, क्या हुआ है, इसीलिए यहां क्या बन गया, वाह। तो ये कौन सी संधि हुई, कौन सी संधि। उसके बाद आता है नरेश। क्या, नर प्लस ईश। क्या, अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर अ के बाद, किसके बाद, अ के बाद अगर ई आता है, बड़ा या छोटा, कोई भी ई आती है, बड़ी या, तो इसका क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, देखो दिया बना है कि नहीं, नर प्लस ईश, अ प्लस ई बराबर ए, इसीलिए इसके ऊपर कौन सी मात्रा लग गई, इसलिए क्या हुआ, ये नरेश। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहां पर सूर्योदय। क्या, सूर्य प्लस उदय। क्या, अब यहां पर भी है, क्या दिया गया है, यहां पर अ आया है। क्या आया है, अ के बाद अगर छोटा उ आता है,
या फिर बड़ा ऊ आता है तो भी इसका क्या होता है, छोटा ओ। क्या होता है, छोटा ओ। क्या देखो दिया सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, यहां पर देखो अ प्लस उ बराबर ओ, इसलिए ये क्या हो गया है, यो। इसलिए ये कौन सी संधि है, स्वर। उसके बाद दिया है देव ऋषि, क्या देव प्लस ऋषि, क्या अगर किसी भी अ आ ई के बाद क्या आता है, अ आ के बाद अगर ऋषि आता है, क्या आता है, अ और आ के बाद ऋषि आ जाता है, अ या आ के बाद क्या आता है, तो उसका क्या हो जाता है, हर। क्या हो जाता है, हर। देखो देव ऋषि का हुआ है ना, देव ऋषि क्या हो गया है, देव प्लस ऋषि का क्या हो गया है, देव ऋषि। क्या उसके बाद आता है सदैव, क्या अब ये स्वर संधि में कैसे होता है, सदा प्लस ए हो, सदा प्लस आ प्लस ए आया है, क्या आ प्लस ए, इसलिए ये बड़ा वाला ए बन गया। क्या बन गया, देखिए इसीलिए द के ऊपर कितनी मात्रा लग गई, सदैव हो गया ना, हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए यद्यपि, क्या यद्य प्लस अपि, क्या यद्य प्लस अपि, यद्य प्लस अपि, क्या यद्य प्लस अपि। यहां पर क्या है, ई और अ, जब पहले ई आ जाता है और उसके बाद अ आता है या आ आता है तो उसका क्या हो जाता है, य। क्या बनता है, य। देखो दिया है ना यहां पर यद्यपि, यह बन गया है कि नहीं। उसके बाद आता है गायन, क्या कै प्लस अन, कै प्लस यहां पर गन, कैसे बड़ा ए आ गया है, क्या आ गया है पहले, और उसके बाद छोटा अ आया है, इसलिए इनका मिलन होकर क्या हो गया, आए। क्या हो गया, अगर बड़े ए के बाद बड़ा आ भी आएगा तो क्या होएगा, आए। क्या बनेगा, बना है कि नहीं, आए बना है ना। तो यहां पर हो गया ना कै प्लस अन, गायन, अन आया ना, गायन आया। क्या अब इसके बाद आता है प्रत्येक, क्या प्रति प्लस ए, क्या अब इधर ई के बाद ए आ गया है, क्या आ गया है, ई के बाद ए आ गया है, तो ई के बाद जब ए आता है तो इसका क्या बनता है, ये। क्या बनता है, ये। क्या बनता है, देखिए दिया गया है यहां पर प्रति प्लस ए, इसलिए ये हो गया ना प्रत्येक। क्या हो गया है, प्रत्येक। क्या हुआ है, उसके बाद है पवित्र, क्या पवित्र का संधि विच्छेद कैसे होता है, पो प्लस इत्र, क्या और जब छोटा ओ आता है, क्या आता है, और उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ रही है तो इसका क्या होता है, अवि। क्या होता है, छोटा ओ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसका क्या होता है, अवि। क्या होता है, अवि होता है। क्या होता है, अवि। देखो इधर हो गया ना पवित्र, क्या अवि आ रहा है ना उच्चारण में, पवित्र अवि आ रहा है कि नहीं, समझ में आया। यह है आपके स्वर संधि का पूरा समझने के लिए दिया गया एक डायग्राम, समझ गए चार्ट। इसे अच्छी तरह से देखो, समझो, जानो, आपके स्वर संधि आपको समझ में आ जाएगी। अब आता है हमारा दूसरा व्यंजन संधि। क्या व्यंजन संधि में हमने देखा बेटा, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि जो है उसमें आप देख सकते हैं कि व्यंजन संधि जो है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिखाई व्यंजन संधि आपको यहां पे दिखाई देगी। देखिए व्यंजन संधि, हाँ ये है व्यंजन संधि के उदाहरण। किसके उदाहरण है ये, व्यंजन संधि के। किसके, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का आपको यहां पे परिभाषा भी दी होगी, यहां पर देखिए इसमें दिया होगा, व्यंजन संधि की लास्ट में परिभाषा दी होगी यहां पे। हाँ ये देखो दी हुई है, व्यंजन संधि दिख रहा है, व्यंजन संधि दिखी क्या, व्यंजन संधि दिख रही है। व्यंजन संधि, व्यंजन का मतलब क्या होता है, क ख ग घ च छ ज झ, है ना। अब देखिएगा, जिन दो वर्णों से पहले ध्वनि व्यंजन होती है, पहले व्यंजन आती है, दूसरी भी व्यंजन होती है, पहले भी व्यंजन दूसरी भी व्यंजन, पहला व्यंजन दूसरा स्वर, तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। अब यहां पर देखिएगा, जिन दो वर्णों में पहली ध्वनि व्यंजन होती है और दूसरी स्वर या व्यंजन, अर्थात व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर मिले हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाती है वो, व्यंजन संधि। क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि,
व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के उदाहरण यहां पर दिए हैं, व्यंजन संधि के देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहां पर, सज्जन, क्या क्या दिया है बेटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर समझ लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको संधि करके दी गई है, और अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा किया हुआ है ना, म का रफार दिया हुआ है, द के नीचे मात्रा दी होगी है, तो ये किसमें आता है बेटा, व्यंजन संधि में। अगर ऐसा दिया हुआ है, संधि विच्छेद किया हुआ है, खाली आपको नाम लिखकर उसका प्रकार लिखना है, तो समझ लीजिए ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखो दिया है सज्जन, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सत प्लस जन, क्या हमने सज्जन का संधि विच्छेद किया, कैसे, सत प्लस जन, सत अधिक जन। यहां पर त प्लस ज, ये जो त है और ज है, इन दोनों को मिलाकर हमने त का क्या बना दिया, ज। देखो त का ज हो गया ना, ये जो त था ये क्या बन गया, आधा ज बना कि नहीं। उसके बाद देखो दूसरा है जगन्नाथ, क्या इसका संधि विच्छेद जब करते तो जगत प्लस नाथ, क्या अब कैसे, त प्लस न, क्या किया हमने, संधि तोड़ी, कैसे, त प्लस न, तो त का क्या हुआ यहां पर, न हुआ, इसीलिए यहां पर आधा न हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए सदानंद, क्या अब देखिए सत प्लस आनंद, क्योंकि हम नंद को कैसे लिखते हैं, आनंद, कैसा, सत प्लस आनंद, यहां त प्लस आ हुआ, क्या हुआ, लेकिन यहां पर त और आ मिलकर क्या बन गए, त, क्या बन गए, इसीलिए क्या हो गया, सदा नंद। अब आता है षडानंद, क्या, लेकिन षडानंद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद क्या होता है, षट प्लस आनंद। तो यहां पर क्या है, ट प्लस आ, क्या, तो यहां पर ट का जो आ है, ट और अ मिलकर क्या बन जाते हैं, तो क्या बन जाते, देखो यहां पर हुआ है ना, क्या दिया है, षडानंद, क्या हो गया। अब देखिए सन मार्ग, क्या, लेकिन सन्मार्ग का हम संधि विच्छेद जब करते तो क्या होता है, सत प्लस मार्ग, क्या, तो सत प्लस मार्ग में क्या होता है बेटा, जो त है त प्लस म, लेकिन त और म मिलकर क्या बन जाते हैं, न, क्या बन जाते हैं, न, इसीलिए क्या हो गया, सन्मार्ग, आधा न बन गया कि नहीं। आगे देखिएगा दिगंबर, क्या, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, क्या, दिक प्लस अंबर का क्या है, क और अ, क्या, लेकिन क और अ मिलकर क्या बन जाते हैं, क का ग हो जाता है, क का क्या हो जाता है, ग हो जाता है, देखिए इसलिए हो गया दिगंबर। अब देखिए उन्नति, क्या, उत प्लस नीति, संधि विच्छेद करते समय कैसा होता है बेटा, उत प्लस नीति, त प्लस न, क्या, त प्लस न, लेकिन त प्लस न जब करते हैं तो त का क्या बन जाता है, न, क्या हो जाता है, इसलिए उन्नति। अभी उसके बाद दिया है सचित्र, क्या दिया हुआ है कि नहीं, क्या दिया है आपको, सचित्र दिया हुआ है ना, हाँ क्या दिया हुआ है, दिया है ना, सचित्र, क्या, सचित्र, सत प्लस चरित्र, त प्लस च, त का च हुआ, त का क्या हो जाता है, च, मतलब त और च मिलकर च बन जाते। देखो दिया सचित्र। उज्ज्वल, क्या, उत प्लस ज्वल, क्या, उत प्लस ज्वल, त प्लस ज, क्या, त प्लस ज, इसका मतलब है त का द होता है, त का ज होता है, क्या होता है, इसलिए यहां पर आधा ज लगाया कि नहीं। आगे देखिएगा उसके बाद भगवत दर्शन, कौन सा दर्शन, भगवत प्लस दर्शन, भगवत प्लस त प्लस द, त का क्या हो जाता है, द हो जाता है, त का क्या हो जाता है, द हो जाता है, इसलिए भगवत दर्शन होता है। संबंध, क्या, सम प्लस बंधन, क्या, सम प्लस बंध, म प्लस ब, क्या, तो यहां पर म का क्या बन जाता है, ब, इसलिए रहता है संबंध, क्या। और इसे पहचानने का आसान तरीका है कि जब इसका संधि विच्छेद हुआ होता है तो इसके जो पहले वाला होता है, मतलब पहले का जो अंतिम होता है, उसको क्या दिया जाता है, रफार दिया जाता है, दिखाई दे रहा है। और इस व्यंजन आता है, फिर स्वर आ सकता है, या व्यंजन व्यंजन आ सकता है।
समझ गए? पक्का? ये व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? देखो सब व्यंजन ही बने ना। त और ज त और न त और आ द, टू और ट और आ द, त और म न, क और अ ग, त और न त और च त और ज त और द त, म और ब बने ना। सब क्या बने हैं? व्यंजन। क्या बने हैं? व्यंजन है जो, वो व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? यहां पर सब व्यंजन आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? व्यंजन है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? ये सब व्यंजन है। क्या है? जब ये व्यंजन आ जाते हैं तो वो होता है कौन सा संधि? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? समझ में आया? व्यंजन संधि समझा? अब इसके बाद आपका आखिरी है, वो है क्या? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग। अब विसर्ग में क्या होता है देखिएगा। विसर्ग संधि, ध्यान दीजिए यहां पर क्या दिया गया है बच्चों। विसर्ग संधि जो होती है वो क्या होती है? विसर्ग संधि में आता है हमारे अंतिम 12 कड़ी के अंतिम, जैसे कि कहा, चाहा, पहा, दुहा आता है ना, कहा, नमहा आता है ना, आता है कि नहीं? विसर्ग संधि में आता है ना। विसर्ग संधि में क्या आता है? कहा, चाहा, पहा, दुहा, तहा आता है ना, आता है कि नहीं? ये जिस संधि में पहली ध्वनि, जिस संधि में पहली ध्वनि विसर्ग होती है, क्या होती है? दूसरी स्वर या व्यंजन होती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है आपको? तो हम उसे कहते हैं विसर्ग संधि। क्या? जिसमें क्या होता है? जिस संधि में पहली ध्वनि विसर्ग होती है। विसर्ग का मतलब होता है ऐसी दो छोटी छोटी बिंदियां, दूसरे स्वर या व्यंजन हो, दूसरी संधि स्वर हो या व्यंजन हो, अर्थात विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन का मेल, विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन का मेल होता है तो वो क्या होता है? विसर्ग संधि। देखिएगा यहां पर आपको एक छोटा सा दिया गया है, सुंदर सा समझने के लिए एक छोटी सी चार्ट बनाया गया है। देखिए शब्द मनोहर। क्या? मनोहर लिखते समय, जब हम मनोहर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसा होता है? मन विसर्ग प्लस हर। अभी देखो विसर्ग के बाद क्या आया है? ह क्या है बेटा? व्यंजन है ना। हमने यहां पर पढ़ा ना, दूसरे स्वर या व्यंजन अर्थात विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। मनोहर प्लस हर, विसर्ग संधि। यहां पर विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। विसर्ग हटकर यहां पर नो बन गया ना, नो मात्रा लगी ना, यहां पर ओ की मात्रा लग गई ना। अभी देखो मनोरथ, क्या? मन विसर्ग प्लस रथ, यहां पर विसर्ग का क्या हो गया बेटा? ओ हो गया, इसीलिए क्या हो गया? मनोरथ। यहां हुआ ना मनोरथ। निर्जन, क्या? अब निर्जन को लिखते समय हम नी प्लस विसर्ग प्लस जन, बराबर है। यहां पर विसर्ग जो है वो हटकर क्या बन गया? र, इसीलिए ज के ऊपर कौन सी मात्रा लग गई? र की मात्रा लगी कि नहीं? र लगाना। उसके बाद दिया है निश्चिंत, क्या? निश्चिंत, नी प्लस चिंत, यहां पर विसर्ग हटकर क्या हो गया? श हो गया, इसीलिए बीच में क्या आया? आधा श आया ना, आया कि नहीं? आगे देखिएगा निष्पाप, क्या? निश विसर्ग प्लस पाप आया ना, निश विसर्ग प्लस पाप, विसर्ग यहां पर हट गया और श हो गया, इसीलिए यहां पर पा को आधा श लगा कि नहीं लगा। उसके बाद देखे निराशा, क्या? नी विसर्ग प्लस आशा, नी विसर्ग प्लस विसर्ग हट गया यहां पर और क्या बना? र, र, क्या? इसीलिए यहां पर रा हो गया कि नहीं? समझ में आया? अभी दिया दुतर, क्या? दुस्तर, क्या? टू विसर्ग प्लस तर, विसर्ग हट गया यहां पर और स हुआ, क्या हुआ? स हुआ, इसलिए यहां पर क्या लिखा हमने? दुस्तर, आधा स हुआ ना यहां पे, क्योंकि इसकी परिभाषा में ही दिया गया है कि जिस संधि में पहली ध्वनि विसर्ग होती है, पहली ध्वनि क्या है? विसर्ग है ना, ये विसर्ग है ना, ये सब क्या है? विसर्ग है ना। मैंने कहा ना विसर्ग किसको कहते हैं? ये जो दो डॉट होता है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। सब पहली ध्वनि विसर्ग है और दूसरी में अगर स्वर और व्यंजन आए हैं, दूसरी में स्वर व्यंजन आए ना, आए हैं कि नहीं आए हैं ना, तो इसलिए ये क्या है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि?
समझ में आया? अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि विसर्ग के पश्चात अ यह स्वर हो और उसके उपरांत क ख प फ से व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता, विसर्ग कभी गायब नहीं होता। अगर क्या क्या है, क ख प फ अगर है तो विसर्ग गायब। देखो जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल का प्रातः काल वैसे ही रहता है, दिया है क्या? विसर्ग गायब हुआ क्या? दिया है। तेज पुंज, क्या विसर्ग गायब हुआ क्या बीच में? वैसे का वैसा ही है। अंतकरण, क्या तो वैसे का वैसा ही है ना, क्योंकि क आया हुआ है। आया है क्या? क दिखाई दे रहा है। प आया हुआ है ना, आया है क्या? प आ गया, समझ में आ रहा है? प आया हुआ है ना, प, समझ गए? इसीलिए जब क ख प फ आया होता है तो विसर्ग जो है वो गायब नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। समझ में आया? यहां पर आपकी संधि जो है वो समाप्त हो गई। संधि का हमने 3 प्रकार देखा। पहला प्रकार हमने देखा स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उदाहरण के साथ हमने देखा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने आपके व्याकरण का पहला कारक, कारक के 8 प्रकार पढ़े हमने। उसके बाद हमने देखा उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद हमने देखा संधि विच्छेद और उसके प्रकार। अगर ये आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, ध्यानपूर्वक करते हैं, तो आपके ग्रामर का जो विभाग के प्रश्न है आप उसे पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते है। लेकिन इसके लिए आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आप अपना पेपर पूरी तरह से पूर्ण कर सकते हैं और हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई चीज नामुमकिन नहीं है बच्चों। अगर आप मन लगाकर ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपका हिंदी का पेपर आप परिपूर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। यहीं पर हम रुकेंगे। ठीक है।